Okay, guys, so we are discussing the paper of February, March 2021, T1. Okay, find the first three terms in ascending power of x. So इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 प्लस nc1x, फिर होगा nc2x स्क्वायर, फिर होगा nc3x क्यूब, और फिर होगा फर्स्ट थ्री टर्म्स बोली थी तो हम सिर्फ nc2 तक जाएंगे। तो खुद यहाँ पर n जो है वो 5 के बराबर है, तो मैं यहाँ पर n की जगह पर 5 डाल दूंगा। तो 5c1 कैलकुलेटर से आएगा बेटा, 5c2 भी जो है वो कैलकुलेटर से आएगा। सो इन दैट वे हमारे पास जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं वो आ गई। इसी फॉर्मूले से अब मैं ये खोलूंगा, तो मैं लिखूंगा 1 प्लस 6c1x 6c2x स्क्वायर। अब यहाँ पर क्योंकि 6c1 कैलकुलेटर से निकलेगा और x की जगह पर हम डालेंगे -2x, तो x की जगह पर मैं यूज करूंगा -2x। 6c2 जो है वो कैलकुलेटर से निकलेगा 15 और ये लिखा जाएगा -2x का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 1 -12x और 15 4 और 60, तो ये हो जाएगा 60x स्क्वायर। जनाब अब वो कह रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर निकालना है इन दोनों के एक्सपेंशन में। तो पहले मैंने पहले ब्रैकेट का जो एक्सपेंशन है वो लिख लिया, जो फर्स्ट थ्री टर्म्स थी। डॉट 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 इसलिए क्योंकि आगे कंटिन्यू था, लेकिन हमने थ्री टर्म्स लिखी हैं। ये मल्टीप्लाई हो रहा है इससे, इसके बाद भी डॉट 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 क्योंकि फर्दर कंटिन्यू है। अब अगर मुझे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि मैं पहले ब्रैकेट से कांस्टेंट लूं, फिर एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूं। पहले ब्रैकेट से एक्स स्क्वायर लूं, दूसरे ब्रैकेट से कांस्टेंट मल्टीप्लाई करूं, और पहले ब्रैकेट से एक्स लूं और दूसरे ब्रैकेट से भी एक्स लूं। तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई होगा 60x स्क्वायर से। इसका मतलब है कि 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 1 से, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करने से हमें एक्स स्क्वायर की टर्म मिल गई, और 5x मल्टीप्लाई होगा -12 से, तो इससे भी हमें एक्स स्क्वायर की ही टर्म मिलेगी। तो इसका मतलब है कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है 60x स्क्वायर से, प्लस 5x मल्टीप्लाई हो रहा है -12x से, प्लस 10x स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से, तो ये हो जाएगा बेटा 60x स्क्वायर -60x स्क्वायर plus 10x square. So our final answer should be 10x square. Next question में वो ये कह रहे हैं by using a suitable substitution solve the equation. तो suitable substitution जो मुझे समझ में आ रही है वो ये आ रही है कि अगर मैं यहाँ पर u को सपोज कर लूँ 2x - 3 का होल स्क्वायर, तो ये लिखा जाएगा u -4 अपॉन u -3 इज इक्वल टू 0। अब इन सब का एलसीएम लेंगे तो वो u आएगा, तो ये मल्टीप्लाई होगा u स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 3u। नीचे वाला u उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसको अरेंज करूं, अरेंज करने के बाद मिडिल टर्म ब्रेक और फॉर्मूला एक्स वाई जेड जो भी लगाऊं, तो बेटा u की वैल्यू आएगी, एक तो आएगी 4, ठीक हो गया, और एक u की वैल्यू आएगी -1। तो u खुद किसके बराबर था? 2x - 3 होल स्क्वायर। तो u खुद किसके बराबर था? 2x - 3 होल स्क्वायर के।
जनाब स्क्वायर जब खत्म करूंगा तो यहाँ प्लस माइनस लगाऊंगा और रूट लगाऊंगा। स्क्वायर जब खत्म करूंगा तो यहाँ प्लस माइनस लगाऊंगा और रूट लगाऊंगा, और रूट में नेगेटिव साइन का मतलब है डज नॉट एग्जिस्ट। ये आगे जाके आप जिंदगी में पढ़ेंगे कि ये आयोटा के बराबर होता है। फिलहाल आप ये समझ लें कि ये डज नॉट एग्जिस्ट होता है। बेटा ये प्लस माइनस टू, तो इसका मतलब है एक बार टू के साथ और एक बार माइनस टू के साथ। ये हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 5, और ये हो जाएगा बेटा 2x इज इक्वल टू 1। बेटा x का एक आंसर आएगा 5/2, और बेटा x का एक आंसर आएगा 1/2। ओके गाइस, इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो पहले हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब है कि जो नीचे लिखा है वो राइट हैंड साइड पर जाकर 3 से हो जाएगा मल्टीप्लाई। फिर उसके बाद 6 साइन थीटा लेफ्ट पे आ जाएगा, तो 2 + 6 हो जाएगा 8, और 3 tan थीटा में से tan थीटा निकालेंगे तो ये बचेगा 2 tan थीटा। बेटा 8/2 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। बेटा उसके बाद हम यहाँ पर tan थीटा को हम पुट कर देंगे sin/cos। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो साइन राइट हैंड साइड पर है प्लस हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आके माइनस हो जाएगा। बेटा जी यहाँ से आएगा साइन थीटा कॉमन, बचेगा 4 cos थीटा -1। जब दो ब्रैकेट इज इक्वल टू 0 है तो हम इनको इज इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब हम इनको इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ मुझे करना पड़ेगा साइन इनवर्स ऑफ 0, और ये जो आंसर आएगा 0 ये बेसिकली होगा मेरा आउट ऑफ रेंज, क्योंकि क्वेश्चन में जो मुझे थीटा की रेंज दी है वो 0 से 180 के दरमियान में दी है, 0 नहीं दिया। जनाब ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/4। अब मैं करूँगा cos इनवर्स 0.25। यहाँ से मेरे पास एक ही आंसर आएगा। एक आंसर आने की वजह क्या है? एक आंसर आने की वजह ये है कि जनाब उन्होंने सिर्फ 0 से 180 कहा है, तो ये वाला पोर्शन तो वैसे ही बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि कॉस पॉजिटिव है। क्वेश्चन में कॉस पॉजिटिव सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो इस वाले एंगल की बात हो रही है। ये वैल्यू हमें कैलकुलेटर से निकल जाएगी। तो ये वैल्यू जब मैं कैलकुलेटर से निकालूंगा तो जनाब ये आएगा तकरीबन 75.5। याद रहे कि हमारे पास जो थीटा की वैल्यू होती है वो हमें 1 डेसिमल प्लेस पे देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं एक लाइन की इक्वेशन है और एक कर्व की इक्वेशन है। वो कह रहे हैं कि फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ के फॉर विच द लाइन एंड कर्व हैव टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब ये होता है कि भाई लेट्स से दिस इज कर्व एंड लेट्स से दिस इज लाइन, और ये दो जगह कट कर रही है। जब दो जगह कट करेगी तो इनका जो डिस्क्रिमिनेंट है b² - 4ac वो ग्रेटर देन 0 होगा। तो बेटा ये जो y की वैल्यू है लाइन की इक्वेशन में से हम इसको कर्व की इक्वेशन में डाल देंगे, क्योंकि हम साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे। बेटा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आकर राइट हैंड साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम x को एक तरफ कर लेंगे और कांस्टेंट को हम एक तरफ कर लेंगे। उसके बाद हमें इसमें से ये बताना है कि हमारे पास ए बी सी क्या है। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू k-3 है, और c की वैल्यू 6 - k। तो जनाब डिस्क्रिमिनेंट होता है b² - 4ac, वो रखेंगे हम ग्रेटर देन 0।
तो बेटा ये हो जाएगा k माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 AC ग्रेटर देन 0। तो बेटा ये खुलेगा k स्क्वायर माइनस 6k प्लस 9 6 4 24 और ये हो जाएगा प्लस का 4k। तो बेटा जी ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 2k और अगर हम 24 में से 9 निकाल दें तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो यहाँ बनेंगे फैक्टर्स और फैक्टराइजेशन करने के बाद ये बन जाएगा k माइनस 5 और k प्लस 3 ग्रेटर देन 0। इसके लिए हम एक बनाएंगे एक अदद क्वाड्रेटिक कर्व। याद रहे छोटी वैल्यू पहले होती है, बड़ी वैल्यू बाद में होती है। ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि उस पोर्शन की बात हो रही है जो कि पॉजिटिव पोर्शन है। तो पॉजिटिव पोर्शन हमारा वो पोर्शन है जो कि ग्राफ का ऊपर की तरफ मौजूद है। तो वो सेट ऑफ वैल्यूज पॉजिटिव आंसर देंगी तो 5 से आगे हैं। तो k ग्रेटर देन 5 और k लेसर देन माइनस 3, ये हमारी वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं जिसपे हमारे पास दो आंसर्स आएंगे। देखिए बेटा सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वो उठ कर यहाँ चला गया और कुछ शेप भी उसका चेंज हो गया है। देखिए बेटा हमारे पास तीन किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन है। एक होता है ट्रांसलेशन जिसमें हम मूवमेंट करते हैं, एक होता है स्ट्रेच जिसके अंदर हम लंबा और छोटा बड़ा और छोटा करते हैं, और एक और होता है हमारे पास रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेशन भी हुई है, स्ट्रेच भी हुई है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं हुई। तो बेसिकली हुआ क्या कि हमारे पास तो ये हिस्सा था वो ये हिस्सा बन गया और हमारे पास जो ये हिस्सा था वो ये हिस्सा बन गया। ऐसा ही हुआ। तो जनाब यहाँ पर अगर हम ये देखें कि फर्क किस चीज में आया है, तो बेटा जी हमारे पास जिसकी हाइट 1 यूनिट थी वो हाइट यहाँ पर 3 यूनिट हो गई, जबकि जो इसकी विड्थ थी वो 2 यूनिट्स थी, वो विड्थ 2 यूनिट्स ही रही। तो अब मैं यहाँ पर वर्डिंग में लिख सकता हूँ पहली बात कि मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया बाय अ फैक्टर ऑफ 3 अलोंग y एक्सिस। वर्टिकल मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया 3 टाइम्स। दूसरी बात ये कि मेरा जो लेट से ये पॉइंट था, ये पॉइंट था और ये यहाँ चला गया। तो बेसिकली ये इतने यूनिट्स राइट गया और इतने यूनिट्स अप गया। तो ये जो राइट गया वो 0.5 से गया और 4.5 तक गया, तो ये 4 यूनिट्स राइट गया और ये 2 यूनिट्स अप गया। तो इसका मतलब है यहाँ ट्रांसलेशन भी हुई। यहाँ जो ट्रांसलेशन हुई वो हमारे पास
4 यूनिट्स राइट पे हुई। और 2 यूनिट्स अप हुई है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ट्रांसलेशन बाय या ट्रांसलेशन ऑफ 4 2। ऊपर बताते हैं एक्स एक्सिस की ट्रांसलेशन और नीचे बताते हैं वाई एक्सिस की ट्रांसलेशन। अब वो पूछ रहे हैं क्वेश्चन, तो अगर y में स्ट्रेच हो तो हम दिखाते हैं a मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स। ये क्या चीज होती है? स्ट्रेच इन y। और एफ ऑफ एक्स माइनस एच प्लस के, ये कम दिखाते हैं हम जब ट्रांसलेशन होती है एच के की। तो इसका मतलब है हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा एफ ऑफ एक्स से, एच यहाँ पर माइनस होगा और प्लस यहाँ पर के होगा। तो हम पहले 3 से मल्टीप्लाई करें एंड देन ट्रांसलेशन करें, एक ही बात है। और अगर हम पहले ट्रांसलेशन करें और फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर हमारे पास वही आएगा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि आपको डी वाई बाई डी एक्स दिया हुआ है और वो कह रहे हैं एक पॉइंट है ए जो कि लाई करता है कर्व पे। वो कह रहे हैं अ पॉइंट इज मूविंग अलोंग द कर्व and at A the y coordinate of the point is increasing at 3 units per second। बेसिकली आपको डी वाई बाय डी टी गिवन है 3 यूनिट्स पर सेकेंड और हमें निकालना है डी एक्स बाय डी टी, क्योंकि इंक्रीज ऑफ ए और रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए पूछ रहे हैं। तो बेटा हमें जो डी वाई बाय डी एक्स दिया है वो दिया है 6/3x-2 का होल क्यूब। ये हमें चाहिए एट ए पॉइंट। बेटा एट ए पॉइंट का मतलब है कि हम x की जगह पर 1 डालेंगे। तो बेटा ये बन जाएगा 6/3 × -1 का होल क्यूब। तो बेटा ये बन जाएगा 6/8, जो कि कैंसिल होके हो जाएगा 3/4। देखिए बेटा अगर मुझे डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये बराबर होता है डी वाई बाई डी टी मल्टीप्लाई बाय डी टी बाई डी एक्स। अब जो इसमें अननोन है उस हिसाब से आप निकाल लें, कोई मसला नहीं है। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3/4। डी वाई बाई डी टी सवाल में दिया हुआ है 3 और डी टी बाई डी एक्स जहाँ से हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो डी टी बाई डी एक्स हमारे पास आएगा 1/4। हमें डी टी बाई डी एक्स नहीं बल्कि डी एक्स बाई डी टी चाहिए। तो बेटा वो बराबर आ जाएगा 4 के। ऐसे जनाब एक छोटी सी मिस्टेक हो गई जिसकी वजह से हमारा आंसर डिफरेंट हो गया। आप देख सकते हैं कि छोटी सी मिस्टेक आपको बहुत कुछ गलत हो सकता है आपको। तो जनाब यहाँ पर 2 लिखा हुआ था, सॉल्व करेंगे 6 आएगा। तो ये 6 है, ये 3 है। तो जनाब 6/3 करेंगे तो 2 आएगा और उल्टा करेंगे तो 1/2 आएगा।
जनाब हमें इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ कर्व के लिए हम क्या करते हैं, हम इंटीग्रेट करते हैं dy बाय dx को विद रिस्पेक्ट टू x। तो बेटा हमारे पास जो dy बाय dx गिवन था, वो गिवन था 6/3x माइनस 2 का होल क्यूब। तो अगर मैं dy बाय dx की वैल्यू को इंटीग्रेट करूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ मैं इंटीग्रेट करूंगा फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। जब dy बाय dx को इंटीग्रेट करते हैं तो ये y बन जाता है। राइट हैंड साइड पे हम पहले इसको ऊपर लेकर आएंगे, तो ये पावर बन जाएगी -3। तो पावर -3 को इंटीग्रेट करने के लिए हम पावर में करते हैं +1, तो -3 में +1 करेंगे तो ये हो जाएगा -2, और अपॉन में भी आएगा -2, साथ में आएगा +c। तो हम कैंसिलेशन कर लें तो हम लिखेंगे -3, क्योंकि 2 1 जा 2 3 जा कैंसिलेशन हो गई। पावर नेगेटिव है जनाब, तो वो अपॉन में लिखी जाएगी। अब क्योंकि मुझे c की वैल्यू निकालनी है, तो क्वेश्चन में मुझे गिवन था एट a इज इक्वल्स टू, जनाब a पॉइंट हमें गिवन था 1, -3। तो इसका मतलब है अगर मैं यहाँ पर ये पॉइंट पुट कर दूं तो मैं c निकाल लूंगा। ये हो जाएगा -3, जाएगा -3 अपॉन 3 इंटू 1 -2 का होल स्क्वायर प्लस c हो जाएगा -3। ये आएगा जनाब -3 अपॉन 1, जो कि कैंसिल हो गए, -3 बचेगा। कैंसिलेशन मजीद होगी तो c की वैल्यू आएगी मेरे पास 0। जब c की वैल्यू मेरे पास 0 आ गई है, अच्छा जी एक मिस्टेक मुझसे हुई, मैं यहाँ पर लिखना भूल गया, यहाँ पर साथ में 3 भी आएगा और वो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये 1 आएगा। तो जनाब ये यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। जब 1 लिखा हुआ है तो c की वैल्यू अब चेंज हो जाएगी, तो c की वैल्यू आएगी बेटा -2। तो जो भी c की वैल्यू आई है वो हम अपनी वापस कर्व की इक्वेशन में डाल देंगे, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 3x -2 होल स्क्वायर -2। और यहाँ पर जो ये 3 आया है, ये क्यों आया जरा मैं बता देता हूँ आपको दोबारा से। जब हम इंटीग्रेट करते हैं ax प्लस बी होल पावर n को, तो इसका आंसर आता है 1/a एंड देन हम ax प्लस बी की पावर में n+1 लगाते हैं और अपॉन में n+1 लगाते हैं। x के साथ क्योंकि a लिखा हुआ था है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर 1/a को मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है।